बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। मेरी पहली मेहमान एक शो को चंचल मॉडल, एक्ट्रेस और डबिंग आर्टिस्ट हैं, जिन्हें आप रेडियो और टीवी पर बतौर मेजबान भी देखते होंगे। मुतअद्दिद ड्रामों में अदाकारी के साथ साथ इनकी दिल का शवाज इनकी शख्सियत की खास पहचान है। तशरीफ लाती है वेरी टैलेंटेड एंड बेस्ट डबिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री, रिस्क माली। मैं प्यारी, आप कैसी हैं? खूबसूरत तरीन, खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बेहतरीन, अच्छी खासी उन्होंने आपस में एक दूसरे की तारीफें करनी थी। सरेआम खुलेआम हम करेंगे ये तबादला ख्याल। कोई पहन सकता है ऐसी साड़ी? कोई नहीं पहन सकता, इंसान तो नहीं पहन सकता। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ बांस से टंगियां ਹੁੰਦੀਆਂ या स्टैचू ਤੇ होएगी या फिजा ते होएगी। मैंने सुना था कि फीमेल से जेलस होती है, यहाँ कुछ उल्टा नहीं हो रहा? हम एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, you guys are getting jealous of her. I mean it's really bad. है ना गलत? बताइए, मुझे बताइए। हम लोग तो फीमेल है ना, हमारे पास एक शीमेल भी है। चाचा अब आप सोच रहे होंगे कि who is शीमेल? He is शीमेल। अच्छा, मैंने कहा शायद यहाँ पे टॉस होगा पहले। हाँ विक्की साहब, he is शीमेल and she is हीमेल। और ये हमारी फ्री मेल। तशरीफ रखेंगे बहुत सारी तालियों में रिस्क माली। मेरे आज के मेहमान का शुमार पाकिस्तान के लेजेंड गुलकारों में होता है, जो तकरीबन 400 से ज़ायद फिल्मों में गीत गा चुके हैं। यही नहीं बल्कि 11 घंटे गाना गाने और एक दिन में 40 गाने रिकॉर्ड करवाने का एजाज़ भी उन्हीं के पास है। उन्हें म्यूज़िक इंडस्ट्री में बेहतरीन खिदमात अदा करने पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और साथ साथ वॉइस ऑफ अमेरिका का भी एजाज़ मिल चुका है। तशरीफ लाते हैं लिविंग लेजेंड अनवर रफ़ी। We have अनवर रफ़ी साहब और रिस्क माली। रिस्क क्या कर रही हैं? हैपनिंग है आपकी लाइफ में। मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे तारों से बातें हो रही हैं। ये बैठे मुस्कुराहट चेक करें, वजी मुस्कुराहट। यहाँ पे ये खुशादा, क्या बात है जी, हंसते हैं तो हंसते ही चले जाते हैं। खुशादा घराना भी है माशाल्लाह, फिर भी घराना, खुशादा हंसी, खुशादा मुस्कुराहट और ये खुशादा शर्माना। हाय हाय हाय। और यहाँ और इधर चाचा शादा ते जूने ते बाल ते बर्तन धो ते लगा लो ऊपर एक ही गल थी। आप बैठी हैं, ये देखें जी, ये काले सूटों में ते ये काले करतूतों में। आप भी ना घर जाके सदका दीजिएगा। हाँ, चाय का भरा हुआ कप पकड़ के आपने इतनी सारी बातें कर दी। मेरे देखिए, मैं बताऊं आपको, जरा जूम इन करें जो कैमरा खोल के तो कोल ही लाओ। देखें ये जो होठ है ना खूबसूरत से प्यारे से, इनके नीचे एक तिल है और ये जो तिल है ये नजर का टीका है। सदका देने की जरूरत क्या बात है? पहले ही नजर का टीका लगा के ऊपर वाले ने यहाँ भेजा है मुझे। फिर भी अगर सदका देना हो तो चाचा हाजिर है। चाचा ना कर, छड़ दे उन्होंने पिछा है ना, तिलों च तेल नहीं है। नहीं, कुड़ी ने जनाजे से जाके भी कंपेयरिंग शुरू कर दी है। ये जो मरा पड़ा है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये जैसे मरा है ऐसे कोई भला मर सकता है। हाँ। ऐसे मरने के लिए भी आदमी को बहुत मरना पड़ता है। मर के जीने से बेहतर है कि आदमी ऐसे मर जाए जैसे ये मर के दुनिया में अमर होके और दुनिया से जा रहा है। फिजा, ये देखें कि मेरे यहाँ मौजूद होने से जो मेरा रिफ्लेक्शन पड़ा है ना सब पे, ये भी कितना बोल पड़े, उनकी भी चाबी स्टार्ट हो गई है। ये डबल सिम लगा के जो बैटरी लगाई है ना आप लोगों ने, क्या बात है, मुझे मजा आ गया। मैं कह रही हूँ शागिर्दी में आपके आ जाऊँ या आप आ जाओ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਰਫ रेडियो ਤੇ प्रोग्राम करदियां तो सुनने लिए सिर्फ अम्मी होती है। और नाल कहती है मैंने कि इस प्रोग्राम को सुनने के लिए फरमाइश की थी मेरी मामा ने। इसलिए कुड़ियां ना घर की बैल देके कहती है, देखिए मेरे पास डिटर्जेंट पाउडर है, इस पाउडर के साथ आप अपने बर्तन भी धो सकते हैं, अपना फर्श भी साफ कर सकते हैं, फर्नीचर की अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं। अगर आप मुझे ये यहाँ से लेंगे तो आपको मैं सस्ता दे दूंगा, और कंपनी के पास आएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप यहाँ से लेना, देखिए आपका फर्नीचर इस तरह चमक जाएगा जिस तरह से मेरी गालें हैं। आपका फर्नीचर इस तरह नजर आएगा जैसे ये तेल है। और इस डिटर्जेंट पाउडर से आपका जो है वॉशरूम बिल्कुल चमकदार हो जाएगा। वॉशरूम के अंदर से आपको अपना मुंह नजर आएगा। और घर वाले जो तो पाउडर पा गए कुछ नहीं था, कहते ना हम तू जाएगी ना तेरा पाउडर जाएगा। लगता ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁੱਚ ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ तेज बोल के अपनी जुबान अपने दंदा से ले लेंगी। वो बात दे, मैं सुबह सुबह उठी हूँ, मैं जा रही थी ओ मांगी तो ना उसने ना मुझे ना अनवर साहब, आपको लेजेंड गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब के शागिर्द होने का भी एजाज़ हासिल है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये 1978 में अपने अब्बू के साथ में बॉम्बे गया था, तो
रफ़ी साहब के इंतकाल से 2 साल पहले रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वहाँ बैठे, वहाँ शागिर्दी हुई अब्बू जी के सामने। तो इतने बड़े गुलकार थे वो, उन्होंने आपको ऐसी शागिर्दी में ले लिया, आपको सुना नहीं या फिर आपसे कोई फरमाइश की? मेरी खुशबख्ती ये है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे वो मेरे वालिद साहब के भी शागिर्द रहे हैं। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने इंडिया में 2 फिल्मों के म्यूज़िक भी दिया। मेरे वालिद साहब रेडियो पाकिस्तान लाहौर से 25 साल उन्होंने गाया, बॉम्बे में गाया, MS नागी के नाम से। माशाल्लाह। तो आपके असल उस्ताद तो पहले आपके वालिद साहब, मेरे वालिद साहब थे। फिर शागिर्दी जिनकी उनके साथ थी, जी उन्होंने भी उनके, आपको चूँकि मोहम्मद रफ़ी वो साहब के मेरा पास से स्कूल ऑफ शागिर्दी। थॉट थे। हालांकि ये तो मुझे बाद में पता चला जी था जी 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 जी। कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब जो है मेरे वालिद साहब के भी शागिर्द रहे हैं। मगर फिर भी आपको भी तो सुना होगा। रफ़ी साहब ने मुझसे एक गाना सुना था, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कि चाचा के लिए गा दें। ये गाना मैं अपनी तरफ से चाचा को डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि चंद लम्हों के बाद ये जाने वाले हैं। अनवर रफ़ी जो मेरे आगे नाम लगा हुआ है ना, ये चूँकि मैंने शागिर्दी इख्तियार की थी रफ़ी, ठीक है, और मेरी खुशबख्ती ये है कि हालांकि मैं 10,000 के करीब गाने गा चुका हूँ, फिल्मों के, टेलीविज़न के, मिक्स करके, कैसेट के। मैंने काफ़ी सारी रिमिक्स भी किए मोहम्मद रफ़ी साहब के, और मुझे हमसाया मुल्क में भी बुलाया गया। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात ये है कि दिल्ली में मैंने एक शो किया वहाँ, तो वहाँ चंद लोग खड़े होकर उन्होंने जब मुझे ये कहा कि अनवर रफ़ी, यू आर नॉट अनवर रफ़ी, यू आर मोहम्मद रफ़ी। वेरी गुड। रिज़ कमाली, आप यूएई में रहती थी, तो फिर पाकिस्तान कैसे आना हुआ? अब्बू ने यहाँ गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया था, अब्बू गवर्नर सिंध के मुशीर हो गए थे, तो देन वी हैड टू कम बैक ओवर हियर। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से यहाँ आना पड़ा, और आपसे मुलाकात जो है वो किस्मत में थी, तो बस आना हुआ। ज़बरदस्त। आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया था? आप आरजे बनी थी पहले या फिर आप एक्ट्रेस बनी थी? नहीं, ना आरजे ना एक्ट्रेस। आई स्टार्टेड विद होस्टिंग। प्राइवेट चैनल था, मैं नाम नहीं देना चाहूँगी यहाँ पर, तो वो आए थे रिकॉर्डिंग के लिए। उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट में से ही 2 ग्रुप्स बनाए स्टूडेंट्स के, एंड देयर वाज अ टॉपिक कि इनर ब्यूटी ज़्यादा अफेक्टिव होती है या इम्पैक्ट उसका ज़्यादा अच्छा होता है, या जो आपके लुक्स होते हैं ज़्यादा लॉन्ग लास्ट क्या करता है। तो आई स्पोक रियली वेल ऑन दैट एंड आई वॉन दैट कॉम्पिटिशन। तो उसके बाद मुझे होस्टिंग ऑफर हुआ था, मैं तब भी ऐसे ही बोला करती थी। अच्छा, तो और मैंने कौन सा hosting प्रोग्राम से- था जो आपको ऑफर हुआ था सबसे पहले? एक ब्रांड था, उसकी होस्टिंग थी, ब्रांडेड शो थे, उसके 13 शोज थे। एक मुझे वो ऑफर हुआ था, आई स्टार्टेड विद दैट, एंड देन एक और चैनल था, प्राइवेट चैनल, मैंने उनका एक गेम शो होस्ट किया था, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। देन आई वाज ऑफर्ड फ्रॉम अनदर चैनल एक्टिंग के, रिगार्डिंग एक्टिंग, एंड देन आई स्टार्टेड विद दैट स्पेशल प्रोजेक्ट जो कि रमज़ान का था, जो पूरे 30 डेज ऑन एयर हुआ, ईद पे ख़त्म हुआ तीसरे दिन, और वहाँ से बस देयर वाज नो कम बैक। तो आपको क्या लगा कि आपका ब्रेक थ्रू क्या बना? आपकी होस्टिंग या फिर आपके एक्टिंग में आपके चार्म्स, आपकी परफॉर्मेंसेस? मेरा जो मुझे लगता है जो एक ब्रेक मिली, वो मुझे एक्टिंग से लोगों ने पहचाना। सोप्स डेली, यू नो, सोप जहाँ बनते हैं, तो वो जो डेली एक रजिस्ट्रेशन होती है ना, प्राइम टाइम पे जब सोप चलता है, तो वहाँ से लोग आपको रजिस्टर करते हैं। और होस्टिंग तो ये है कि वंस इन अ वीक आता है। ऐसे ही। फिर एक मैंने चैनल पे एक ब्रंच शो होस्ट किया, पौने 2 साल तकरीबन। हर संडे को होता था 12 से 3 बजे तक लाइव, 3 घंटे का लाइव शो होता था। अच्छा। डिफरेंट सेगमेंट्स थे, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा, मेरे लिए चार्म भी तो था, और आपको लोगों लगता ने है कि आपकी register ब्रेक किया। थ्रू वहाँ से ज़्यादा हुई है? हाँ, आई लव डूइंग होस्टिंग। ज़बरदस्त। अनवर साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप हर तरह के गीत गा लेते हैं, तो किस तरह के गीत गाना खुद को आपको बहुत पसंद है? सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने इसकी बेस सीखी है क्लासिकल। आहा। उसके बाद फिर मेरा स्कूल ऑफ थॉट चूँकि मोहम्मद रफ़ी साहब थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर जो लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर था उनके साथ मैंने काम किया, और रेडियो पे भी मैंने गज़ल भी गाई, गीत भी गाई, यानी गाने की हर सिम्त को मेरे अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने गाया। आपको लगता है क्लासिकल गाना जो है वो एक ऐसी बेसिक लर्निंग है कि अगर आपको क्लासिकल गाना आता हो और सीखा हुआ हो, तो आप हर किस्म का गाना गा सकते हैं, जी चाहे वो बिल्कुल पॉप ऐसे ही है जैसे कि folk आदमी हो। कोई एक मकान की बेसमेंट बनाता है या नी बनाता है, पंजाबी में कहते हैं नी जी मजबूत हो ना, और तो भावें तुसी 5 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर लो, आहा। तो बेस अच्छी हो ना बंदे की, तो फिर वो जहाँ मर्जी चाहे बुनियादें वो- मजबूत हाँ, रहती हैं। चाहे वो गज़ल गा ले, चाहे वो गीत गा ले, वो और बैठे ये 40 गाने एक दिन में आपने रिकॉर्ड करवाए, गाए हैं। ये 4-5 मरतबा हुआ है। SM सादिक साहब अल्लाह ताला 40 ज़िंदगी गाने दे। एक दिन में रिकॉर्ड? जी जी, 40 ट्रैक मैंने एक दिन में पूरे। यार बहुत बढ़िया। SM सादिक एक पाकिस्तान का ऐसा शायर है
कि जो 1 मिनट में गाना लिख देता है। कोई शक नहीं, बहुत प्यारी। उसको सिचुएशन बताए, वो उसी वक्त वो मुझे दे रहा है, वो मैं गा रहा हूँ, फिर आया उसने दे दिया, मैंने फिर गा दिया। ऐसे करके मैंने एक दिन में 40 गाने यानी 4 कैसेट क्या मैंने रिकॉर्ड किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आहा। एक गाना सुनाने के लिए तशरीफ लाती है निर्मल रॉय। बहुत अच्छा गाया आपने, जबरदस्त performance, बहुत आला। खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। आपने बेशुमार सिंगर्स के साथ भी गाना गाया है, कौन से ऐसे सिंगर है जिनके साथ आपको गा के बड़ा अच्छा लगा और आपने कहा यार ये अच्छा गाता है, मेरे साथ जरा अच्छी केमिस्ट्री बनती है, फीमेल या मेल? अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ 2 गाने की शक्ल में गाया, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा तब लगा जब मलका तरन्नुम नूरजहान के साथ मैंने 2 गाने की और मेहदी हसन साहब, ये 2 लेजेंड आर्टिस्ट ऐसे थे जिनके ज़ेर साया, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके साथ 2 गाना गाया, ये क्योंकि वो बड़े लोग थे, उनके ज़ेर साया मैंने यार कितनी प्यारी बात बोली यार, क्या उनके साथ 2 गाने गाए। और बड़े लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर जिनमें निसार बदमी साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब, बड़े लोग जो दुनिया से चले गए हैं, उनके ज़ेर साया मैंने काम किया माशाल्लाह। मलका तरन्नुम नूरजहान के साथ जब मेरा 2 गाना, मुझे पता चला कि मेरा 2 गाना है, फिल्म दाग के लिए मौसीकार नज़ीर अली साहब ने और अहमद अशरफ साहब ने मुझे बुलाया। अच्छा, एक ही दिन में 2 गाने मैडम नूरजहान के साथ थे। तो मैं घबराया हुआ था, वो कहते बेटा घबराओ नहीं, तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, सीने से गाओ और तुम ऐसे समझो कि जैसे तुम्हारे सामने एक अनजान औरत खड़ी है जिसको गाना नहीं आता, ये जहन में रख के गाओ बेटा, तुम बहुत अच्छा गाओ। अरे यार, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। फिजा, आप यकीन मानो मेरी आंखों से उस वक्त आंसू जारी हो गए और मैंने उनके कदमों को हाथ लगाया और ये माइक था और इधर मलका तरन्नुम नूरजहान थी और इधर मैं था। और मेहदी हसन खान साहब के साथ कौन सा गाना था? मेहदी हसन साहब के साथ रेडियो पे मेरा, इस तरह तो गुलाम अली साहब के साथ भी एक नात थी अच्छा, जो बगैर साजों के थी, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, मैं। आहा, अनवर साहब कुछ सुनाई दे फिर थोड़ा सा यही। बहुत सारी तालियां भाई, बहुत सारी तालियां। स्पेशली वो जो ये करके किया था यार और जब उन्होंने कहा ना मेरे साथ ऐसी नौकरां तेरे नहीं, उन्हें सोच ले कि मैंने कोई की चीज मंगवानी है। अच्छा, रिस्क माली आपने सरताज, सौतन, फासलों के दरमियान, ये तो खैर मेरा आपके साथ ही था, फासलों के दरमियान बड़ा पसंद भी किया गया था। आपकी जिंदगी मुझे दोस्ती भी तेरा वहीं से- पता चाहिए, जिंदगी मुझे तेरा हाँ, पता चाहिए, लाहौर में तब से हमने उस शूट पते पे किया। खत लिख रही हूँ आपके तरफ। मैं भी एड्रेस की तलाश में ही हूँ। तो कैसा रहा ये तजुर्बा, इतने प्यारे प्यारे प्लेज, इतनी डिफरेंट परफॉर्मेंसेज? अच्छा फिजा, मैं जो भी कैरेक्टर प्ले करती हूँ मुझे ये लगता है कि मैं उसमें अपना आउटपुट, मेरे इनपुट होगा तो आउटपुट होगा। Right. तो मैं उसको कैरेक्टराइजेशन भी करती हूँ, उसका लुक भी बनाती हूँ, उसकी टोन भी डिस्कस करती हूँ डायरेक्टर से और मुझे मज़ा आता है वो करते हुए और वेरिएशंस देते हुए। अच्छा, मुझे ज़्यादातर जो ऑफर हुई और जो लोग पसंद करते हैं वो नेगेटिव कैरेक्टर्स में करते हैं। रिमेंबर हमने भी जो साथ काम किया उससे मैंने आपको किडनैप किया था, याद है? मुझे कुर्सी से बांध के इतना मारा करती थी, इतना मारा करती थी। जान से मार दिया था नहीं, भाई, यही गलती की इसने। तो एक्टिंग बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन एक मैंने किया था साइको लड़की का कैरेक्टर था और जहांरा बेगम उस प्रोजेक्ट का नाम था। वो सब लोगों ने बहुत पसंद किया। उसमें मुझे लगता है शायद एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। उसने कहा इससे पहले को कोई और बोले। मैंने कहा ये लाइन आने वाली है कहीं से, यहाँ से या वहाँ से, तो इससे पहले मैंने खुद ही बोल दिया। सौतन, ये दुख कम ना होगा, ये दुख कम ना होंगे, सौतन, बबली क्या चाहती है, शुगर फ्री, अभी ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं, कुछ ख़त्म पे हैं, कुछ ऑन एयर हैं। पागलपन एक और प्रोजेक्ट है जो कि अभी शूट पे है और उसमें भी मैं ही पागल बनी हुई हूँ। साइको लड़की जिस बंदे को पसंद करती है वो किसी और को पसंद करता है और फिर जो पागलपन में वो करती है। नॉर्मली लड़कियाँ हमारी ऐसी हैं नहीं, आजकल बहुत सुधर गई हैं, लेकिन मैं अभी तक टेक्निकल वजूहात की बिना पे ऐसी ही पाई जाती हूँ। चाचा ने भी पागलपन में एक्टिंग की है। अच्छा, लोगों ने पूछा कैसी की है, कहता मैनू नहीं पता, मैं तो पागल पानी चका रहा है। आपने बड़े ज़्यादा सैड सॉन्ग्स गाए, तबीयतन ऐसे हैं या फिर कोई दिल विल टूटा है, कोई दुखा है, कोई तकलीफ शुदा? नहीं, हालात जाहिर है जाहिर है, कुछ यही होता बात है है तो फिर ही होता है। नहीं, जाहिर है। हाय हाय। तो कितनी बार दिल टूटा? 2 मरतबा ऐसा हुआ। ये 2 दफा क्यों टूटा? पहला ठीक नहीं टूटा था? नहीं, एक जगह मंगनी हुई थी, हाँ, मतलब अंदर से लीगली जिसमें टूटा लव- बकायदा। हाँ, मैं लव करता था उसको। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने अब मुकाम बनाना है ऐसा कि
वो परेशान हो कि अगर काश कि मैं इधर हो जाता, तो फिर ऐसा ही अल्लाह पाक ने ऐसा किया। मतलब मैंने अक्सर देखा है कि आजकल भी हो रहा है कि जब ब्रेकअप होता है तो लड़के बॉडी बनाते हैं, जिम चले जाते हैं, सारा गुस्सा लोहे पे निकालते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं और ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। मैं दिल और तिल दोनों लेके मुंडिया तो पीछे। दिल पे चाचे का तो 3 दफा दिल टूटा है। चाचे की मंगेतर थी, चाचे ने उससे 300 रुपया मांग लिया, उसने नहीं दिया, इस बेचारे का दिल टूट गया, फिर इसने मंगनी भी तोड़ दी। 2 बार आपके दिल टूटे, मगर फिर आपकी शादी कैसे हुई? भाभी आपकी ज़िंदगी में कैसे आई, बताएं ना। एक फिल्म के गाने मैंने रिकॉर्ड किए, मौसीकार नज़ीर अली साहब। तो इत्तफाक ऐसा हुआ कि मेरे वालिद मोहतरम भी हयात थे, गाने बड़े अच्छे हुए। उन्होंने कहा कि मेरा अगर बड़ा बेटा होंदा ना तो वो अगर सिंगर होंदा तो वो मेरा इस तरह गांदा। तो अब्बा जी कहने लगे कि यार भी तुहाडा ही बेटा है, तो तुसीं इन्हां अपना बेटा बना लो। अल्लाह ताला ने ऐसा सिलसिला बनाया कि नज़ीर अली साहब के घर मेरी शादी हो गई। वाह, कितना बड़ा नाम है, देखें इनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम जो है वो 12 साल की उम्र से तहज्जुद गुजार भी हैं, एम माशाल्लाह। इंग्लिश भी हैं, पढ़ी भी क्या लिखी बात हैं, है। दीनी तालीम भी, वैसे भी वो मुझे भी समझती हैं। तो ये पता नहीं, वो कहते हैं ना किसी वक्त बात की हो वो अल्लाह ताला सुन लेता है। तो वो क्या? पता नहीं वो कोई ऐसा वक्त था कि जो मैंने सोचा तो वो मालिक ने कर दिया। बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त। बिकॉज आजकल जदीद मीडिया का दौर है, तो रेडियो की जो अहमियत है वो थोड़ी सी कम हो गई है, मगर आप साथ साथ टीवी के रेडियो पर भी काम करती, तो कैसा फीडबैक मिलता है आपको? अच्छा फिज़ा, मैं आपको बताऊं, रेडियो की अहमियत यूं कम नहीं हुई कि पहले रेडियो पे खुद मैं जब एक शो होस्ट करती थी टीवी पे, जो आपको मैंने बताया कि ब्रंच शो करती थी, एक एपिसोड था जहां आरजेस इनवाइटेड थे पूरे पाकिस्तान के। 4 आरजेस थे जो हमारे पैनल पे आए। तो लिटरली एक कॉल आई और उस बंदी ने बोला, अरे ये ऐसे दिखते हैं, ये तो इतने काले हैं, और मैं तो समझती थी न जाने ये कैसे होंगे, इनकी आवाज़ तो इतनी खूबसूरत थी और ये तो इतने काले रंग के हैं। तब ये आइडिया नहीं था लोगों को कि आरजेस दिखते कैसे हैं। बट नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मैं खुद लाइव शोज कर रही होती हूँ, यानी कि मैं हैंड्स फ्री पे भी लोग मुझे सुन सकते हैं थ्रू माइक, एंड देन दे कैन सी मी ऑन लाइव शो। और मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि मुझे वैसे ही सब लोग जानते हैं एज एन आर्टिस्ट। अब जो मेरा प्रोग्राम है ये रात का प्रोग्राम है, रात 12 बजे से 2 बजे तक का, जबकि तमाम लोग थक हार के अपने घर आते हैं, दे वांट टू हैव सम पीसफुल एंड रिलैक्सिंग टाइम। अब उसमें अगर मैं ऐसे ही शो करूंगी जैसे कि इवनिंग ड्राइव टाइम होता है तो मज़ा नहीं आएगा। सो इट हैज़ टू बी वेरी सॉफ्ट, स्मूथ एंड सूदिंग एंड सटल्ड। तो जो मेरा अंदाज होता है वो कुछ इस तरह से होता है। शुड आई प्लीज तालियां। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रिस्क कमाली। आप सुन रहे हैं मुझे दिल के अफसाने में, और दिल के अफसाने में सितारों की बारात में, तारों की छाँव में, ठंडी ठंडी हवा में, ये साथ, ये लम्हा, ये खूबसूरत एहसास मज़ीद पास रहेगा। शब 2 बजे तक हम और आप करेंगे दिल से दिल की बात। बीच में कॉल भी ले लें। हेलो रिस्क कमाली जी, कैसी हैं आप? मैं प्यारी, आप कैसे हैं? अच्छा सुनिए, ये रेडियो का नंबर है, पर्सनल नंबर दो ना। क्यों दूं ना, ऐसे ही सब कुछ आपको मिल जाएगा तो फायदा क्या? आप... कुछ कहिए, कुछ बताइए, कुछ सुनिए, कुछ जतलाइए। ये लहकती चहकती महकती बहकती लटकती मचकती रिस्क कमाली, ऐसे क्या सब कुछ बता इतना मत बोलिए, मुझे सोना भी है। सो के क्या करेंगे? सो के क्या करेंगे? सोएंगे तो खोएंगे। मुझे अपना सेल नंबर दो ना, मैंने वीडियो कॉल करके आपका वो तिल देखना है जो मेरा दिल लेके जा रहा है। ये आपका अपना टेक्निकल फॉल्ट है, इसको सुधारिए, फिर वीडियो कॉल का नंबर आपको मिलेगा। लेकिन अभी नहीं, कुछ ही लम्हों के बाद सपनों की ओट में शब के उस पहर में जब मैं चली जाऊंगी तो सरगोशी में आपके पास आके आपसे कहूंगी कि जो कहना है वो कह दो। अम्मी आ गई, खुदा हाफिज। कोई गोलगप्पे खांदे इन्नी बड़ी खट्टा मंग दिया, आखिर ते जब तक उत्ते ना लोड़े बाज नहीं आती। देखें चाचा जी, ये सबको पता है कि नहीं कि जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम विकी साहब, किस बात पे तबसरा होगा आज, किस पे बात होगी? आजकल तो अपना फ्लैक्सेस बनना शुरू हो गए हैं ना। हाँ। कि अगर किसी ने पब्लिसिटी करनी या कोई फिल्म का पोस्टर बना तो फ्लैक्स आ जाती है। पहले एक जमाना होता था, कच्चे बोर्ड बनते थे, दीवारों के ऊपर लिखा जाता था। हकीम भी दीवार के ऊपर लिखते थे, फिल्मों के नाम होते थे वो भी दीवार के ऊपर ही लिखे जाते थे। दीवारें उस दौर का ना सोशल मीडिया होती थी, तो ਉਹਦੇ ਵੀ चोरी लिखते सन। तो जिस बंदे का घर है उन्होंने पता नहीं कि मेरे बाहर कंध की लिखा है। रात को हकीम का इश्तेहार लगा तो सवेरे फिल्म का लगा हुआ है। वो सवेरे बाहर निकल के देखता कि मैं वेखा मेरी दीवार से फिल्म लगी या हकीम लगा।
उस जमाने में क्या होता था कि दीवार किसी ने लिखी है ना, सियासतदान का नाम लिखा, मतलब सियासतदान का नाम लिखा कि शेख रशीद तेरी अजमत को सलाम है। अब एक बंदा आया, उसने आगे ना फटाफट जल्दी जल्दी में उसने इधर उधर देखा है, ठीक है, तो उसने अपने हकीम का जो बोर्ड लिखना है उसने लिख दिया शेख रशीद तेरी अजमत को खारिश का 100% इलाज। फिल्म की दीवार लिखी जाती थी और साथ कास्ट भी लिखी जाती थी, वो कास्ट भी आपस में मिक्स हो जाती थी। अजब खान बतौर मुस्तफा कुरैशी और शेख रशीद, इतना बड़ा लिखा होता फिल्म साज, और साथ ही थोड़ी सी बारिश आई और अगली जो दीवार है ना वो साथ मिक्स हो जाती, फिल्म साज हकीम लुकमान। ये रात के उस पहर में आते थे मुंह लपेट के, जिਵੇਂ कोई चोर आ रहे होंगे, कंध लिखना से बंदा आ रहा तो लग रहा है जो हलाकू खान के बच्चे जान है। हाथ च बुरश पड़िया, बुरश इसरा पड़िया जिਵੇਂ कोई 32 बोर का पिस्तौल पड़िया, नाल डब्बा इंज चुके होया कि जिਵੇਂ सारा जेवरेज पा के लैके जाए, फटाफट दीवार लेके ना तो निकलन नहीं करते। सबसे ज़्यादा जो होती थी ना बुरी हालत, वो होती थी उन पेंटर्स के साथ जो हुकूमत के खिलाफ नारे लिखते थे और दीवारों के ऊपर लिखते थे चलो चलो मोची दरवाज़ा चलो, चलो चलो पार्टी गेट चलो, चलो चलो मीनारे पाकिस्तान चलो, पूरी दीवारें लिखते थे। जब पुलिस पकड़ लेती थी तो फिर अगे थोड़ा आप ही लिख देते, मेरे घर ही बैठे रहो की फायदा जानता। इनको जूता कभी भी मैचिंग नहीं लेना पड़ता था, और अल्लाह के फजल से कमीज ही ऐसी हो जाती थी, हर तरह का रंग उसके ऊपर होता था। रंग नहीं मेरा डुलिया तो रोटी खाती तो मुड़ के सालन भी इतने पहुंचते। अरे वो बच्चे होंगे ना जिन्होंने माँ की दुआ लगी होंगी कि जा पुत्र अल्लाह ने तेन बड़े रंग लगा। इन पेंटरों के साथ ना बहुत ज्यादती भी होती थी। होता ये था कि जब ये रात को दीवार लिख के चले जाते या बैनर लगा के चले जाते थे, फिर वो सबूत मांगते थे कि चल विखा सानू, ਹੁਣ रात ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਡਿਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਭਾਈ ਦਾ ਕੱਚਾ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੱਚਾ ਬੋਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੈਨਰ ਕੋਈ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬੁਰਖਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ। इलेक्शन जो लड़ते सन उन्होंने बैनर लिखे जाते सन, बूटा आपकी उम्मीदों का तर्जमान, न झुकने वाला न बिकने वाला, बूटा हमारा। ਹੁਣ ਰਾਤ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਨਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੂਮ ਭਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਧਰੇ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਘੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਿਛਲਾ ਕੋਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। अच्छा जो पेंटर होंगे ना अपनी तस्वीर बनाते इन्होंने बड़ा शौक होंगे, इन्होंने दिल च होंगे कि मैं लोगों दी तस्वीर बना रहा, और जिहदियां मैं तस्वीर बना रहा इन्होंने शक्ल है तस्वीर बनाने, वो भी अपनी भी बननी चाहिए, और अपनी फोटो तो बहुता टाइम लाएगा, और अपनी फोटो बना के तो अपने आप नाल नहीं रलदी, तो बहुता फर्क किया होंगे, और उस तो बाद उन्होंने ला के तो आर्ट की नज़र ना वेख रहा होगा कि कैसे। और गरीब इन्ना होंदा कि घर दे विच आटे नां दी कोई चीज़ नहीं होंदी, तो फोटो इंज बनाई होंदी जिवें पूरा मुल्क इहने बनाया, और फोटो बना तो लैंदा, फिर मुड़ के लाने की जगह कोई नहीं है, क्योंकि मैं लावां कित्थे, किसी ने लाने नहीं देनी, फिर अपनी दुकान के सामने ला दिंदा, और दुकान के सामने ला के तो मुड़ के इहनूं इह भी शक होंदा कि मेरी फोटो किसी ने पाड़ देनी। इन्ना बैंक दे अगे कोई चौकीदार नहीं ध्यान रखता जिन्ना अपनी फोटो का ध्यान, और इंज बैठा फोटो वाल वेख रहा होंदा जिवें किसी ने खराब नहीं करनी, फोटो ने आप ही उठ के टुर पैना है। अगर कोई लंघदा बंदे का एवं किधरे अचानक ऐ करके ध्यान पै गया, और बच्चे स्कूल जो जाते हैं ना पुराने जमाने जो बच्चे होंगे सन, एवं लंघदा ना वेखदा कि पेंटर इत्थे है नहीं, उन्हें आला दुआला देखिया नहीं, उन्हें मारी फटी वो मूँह के उत्ते, किसी बोर्ड के पिछों मूँह कट के कहता उत्थे मारन दिया इत्थे मार। जानू सुन जरा, ये गाना था फिल्म जीवा का, और जीवा ही फिल्म का एक और गाना बहुत मशहूर हुआ था, हाँ छू ले अगर तुझको हवा। हो जाए आइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें, और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर रफी और रिस्क माली। अनवर साहब अपनी जाती जिंदगी के बारे में भी कुछ बताएं
क्या बच्चों में भी गुलकारी का शौक पाया जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मेरा एक दरमियाना बेटा है, वो तो उसने एक फिल्म का म्यूज़िक भी दे दिया है माशाल्लाह। और गिटार प्लेयर है, पढ़ भी रहा है कॉलेज में। और सबसे छोटा बच्चा जो मेरा है, उसने 7 साल की उम्र में जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसका उसने गाना रिकॉर्ड किया था वर्ल्ड कप का। वाओ। इति वर्ल्ड के नाम से उसने किया था। आप देखें, उसमें उसने एक्टिंग भी की और साथ में गाया भी। क्या नाम है उनका? इति। हाँ, अच्छा। इत्तिज़ा अनवर नाम है, इति। तो और शॉर्ट उसकी कंपोजिशन रौनक अली ने की थी। रौनक अली हमारे बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आहा, जबरदस्त। जैसे आपने बहुत सारे ड्रामों की डबिंग भी की है, जैसे मेरा सुल्तान, हुरम सुल्तान आप बन चुकी हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो बड़े फेमस हुए, ड्रामे बड़े फेमस हुए, वो आपकी आवाज़ की भी वजह से हुए। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना। हाँ, ये बड़ा एक न्यू सफ़र, एक न्यू वेंचर कह लीजिए जो स्टार्ट हुआ, बिकॉज पाकिस्तान में सबसे पहले जो प्रोजेक्ट हिट हुआ टर्किश कंटेंट, वो था इश्क ममनू। एंड व्हेन आई वाज कॉल्ड फॉर दैट, तो मुझे पता ही नहीं था कि डबिंग होती क्या है। मैं सिर्फ कमर्शियल की व्यूज़ किया। और इश्क ममनू की वजह से ये सारा जो था ट्रेंड फैल गया था कि बस ये वाले ड्रामे आने, टर्किश ड्रामे, और उनकी डबिंग होनी है। इश्क ममनू में बीतर का डब मैंने किया था, उसकी वॉइस जो मेन लीड कैरेक्टर था, यानी कि बैरन साद, यानी बीतर का जो रियल नेम है वो बैरन साद है, टर्किश एक्ट्रेस हैं। और उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, वो सारे मैंने डब किए हैं, चाहे वो इश्क ममनू हो, फातिमा गुल हो, इंतकाम हो, या कौसम सुल्तान हो। बीतर को आप सुनती थी, उनके रियल ड्रामास जो थे वो जाके देखती थी, उनकी आवाज़ को कॉपी करती थी? नहीं, वो ऐसे होता है, इनकी आवाज़, मैं वैसे फ्रेंकली बताऊं, ये जितनी भी खवातीन है तुर्की की, स्पेशली जो मैंने बीतर को सुना, और इवन मरियम को जो हुरम सुल्तान कैरेक्टर किया, इन लोगों की आवाज़ बहुत भारी होती है, इनकी पर्सनालिटी पे जचती नहीं, मर्दाना आवाज़ लगता है कोई और पीछे से बोल रहा है। जरा बीतर बन के दिखाइए ना। अच्छा, बीतर का बता दूं मैं कि जब मैं गई हूँ तो जो भाई ने ये बोला कि बीतर ऐसी है जैसी आप हैं, यानी इसी तरह के कपड़े हैं, वो ही बात है और वैसे ही बोलती है। ठीक। तो मैंने ऐसे ही बोला नॉर्मली, जी मिस्टर अदनान कैसे हैं आप? आई मिस यू, कम सून। हाँ बहलूल, तुम्हारे सिवा मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता। अब ये वही आवाज़ है जो मेरी आवाज़ है, आपने तो सुनी है कई दफ़ा। हुरम के साथ मैंने कुछ अत्याचार किया था, खेला था उसकी आवाज़ के साथ। हुरम के साथ मैंने खेला था और मैंने उसको एक टोन दी थी। और जो मेरा कैरेक्टर था, शायद क्योंकि एक्टिंग में ऐसी करती रही हूँ, यहाँ के ड्रामों में भी पागलपन टाइप की, साइको टाइप की। आला, किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो आला कहते हैं तुर्की में ना। हमारे पास कुछ और है लैंग्वेज, उनका ये है। तो उसको मैंने एक फील दी थी कि मैं कहती थी आला, नॉर्मली वो बोलती थी आला और मैंने दिया था आला। तो ये जो झूम के आला था ना, ये बड़ा फेमस हुआ था रिदमिक स्टाइल में। एंड देन सुल्तान के लिए वो ये कहती थी कि मैं हूँ हुरम सुल्तान और सुल्तान सुलेमान सिर्फ मेरे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे होते हुए माहिदौरा इनके पास कदम भी रखे, क्योंकि सुल्तान सिर्फ हुरम के हैं। और ये स्टाइल बना, तो बस ये है कि फिर मेरा सुल्तान में हुरम एंड ये जितने भी कैरेक्टर्स थे, मुझे एक्चुअली रेडियो ऑफर ही हुआ था ये कैरेक्टर्स के हिट होने के बाद। आपको तो पाकिस्तान का बेस्ट डबिंग आर्टिस्ट का अवार्ड मिलना चाहिए, स्वेयर। ओए मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। तेन मौला ही पूछेगा। ओए देखिया जे हनीफ अब्बासी नु असी बाहर कढ़वा लिया है। भाई तुमने नहीं निकलवाया, आपका कि छोटा भाई है ना, उसके पास कोई ऐसा खास मंत्र है, वो फूंकता है तो सारे बाहर। मंत्र नहीं, मिंतर है कोई। मिंतर तरला। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਹਨੀਫ ਅਬਾਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। वैसे मौलिया क्या बात है, आजकल तू बात बात पे वैशी नहीं होता। इन्हों के घर चोर आए, कहना सोना किथे, सोना कहनी हम तो ड्राइंग रूम में सोते हैं, आप बड़े कमरे में सो जाए। हाँ। और इसके घर में चोर आए, उन्होंने कहा चांदी किधर है, चांदी किधर है। ओए नाम न लेना, मेरी बहन का नाम चांदनी है। ओए एक गल दसो, मैनू ते मोदी दा यार कहंदे सी ते लाडला नत मोदी दे हुकूमत च आउण दियां दुआवां क्यों कर रहे है? ओए तेनू मैं दसांगा। ओए वेखिया ही हनीफ अब्बासी भी बाहर आ गया ही।
ਓਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਨਾ ਐਵੇਂ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਗੈਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਤੂੰ ਕੀ ਲੋਰੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ? ਔਰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਔਰ ਜੇ ਲੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਜੈਨਾ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਜੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਏ। ਔਰ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। और मेरे हाथ में नए सबूत आ गए हैं। तुम दोनों भाइयों को वापस जेल में पहुंचाऊंगा। लाडले भाई, आपके हाथ नए सबूत आ गए, हमारे हाथ नया पाकिस्तान कब आएगा? ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। और जिन्हें क्या वो ही देगा नौकरियां। ਓਏ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆ। और अगर रेडी वाले ने तो रक्शे वाले ने टैक्स नहीं देता तो मैं ऐसे वजीर नु पढ़ांगा और रिवर्स गियर ते बह के मोटरसाइकिल बना लिया। ਓਏ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਏ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਓਏ ਕਿਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ? ਬੱਕਰੇ ਕੋ ਢੁੱਡ ਖਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। और मैं तुम्हें एक भरावां वाला मशवरा दिया ਕਿਹੜਾ ਓਏ? और किसी वजीर ने यकीन ना करो, जो मैं कह रहा हूं ना यकीन करो। और स्वाद आ गया कह के बकरे दी ढुड खाना लिया। ਦੱਸ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? और मैं कह रहा जागदे रहना मेरे ते ना रहना। और मैं तुम्हें एक गल दसना चाह रहा ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਓਏ? कि 4-5 साल तुहाडे मसले हल नहीं होने। 4 साल मेरे ऐसे हुकूमत रह गए ने, ਆਹੋ मैनू हुकूमत करन दियो। 10 साल मैनू दियो एज ए प्रेसिडेंट, फिर अगले 14-15 साल मैं तुहाडा कोई कदम मसला हल करांगा। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿਓ। जितने साल भी दे दो, ये जितने महीने भी ले चुके हैं जनाब, उसके बाद पूछो कि अभी तक कुछ हल क्यों नहीं होता, कहते हैं पिछली हुकूमत से पूछो। इसकी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, फिर उसके सर पे खड़ा होकर कहता है ये जो कुछ भी हो रहा है ना ये पिछली हुकूमत की वजह से हो रहा है। बारिश एक दिन स्लिप हो गया, स्लिप होकर देख के कहता जो करवा रही पिछली हुकूमत करवा रही है। एक शादी में खाना कम हो गया, वहां पे लोग कह रहे थे जो करवा रही पिछली हुकूमत करवा रही। एक दिन एक जुत्ती दा पैर नहीं सी लभ रहा, कहता जो करा रही ना पिछली हुकूमत करा रही है। खान साहब आप तो किसी किए कराए का जवाब ही नहीं दे रहे, जो बात भी होती है मलबा आप उस हुकूमत पर डाल देते हैं, तो आप क्या करेंगे और कब करेंगे, कुछ तो बताएं। और ये लोग 30 साल से बैठे, मुझे तुम 30 महीने भी नहीं दे रहे हो। ये जो अपना पेट्रोल निकला है ना 130 रुपए का कर दे। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान का नया पेट्रोल है, महंगा तो होगा। गर्मियां उसे पेट्रोल च बर्फ पा के भी बेची जा रहे हैं। ठंडा पेट्रोल मोटरसाइकिल के इंजन की हिफाजत करे। वैसे माशाल्लाह इन लोगों की हुकूमत ठंडी, इनकी जुगतों की कॉमेडी ठंडी, ये पोर्शन ठंडा, बाहर जाके लगा लो लस्सियों का स्टॉल। ठंडी लस्सी गरम पेट्रोल आजा मेरे कोल कोल, ठंडी लस्सी गरम पेट्रोल आजा मेरे कोल कोल, ठंडी लस्सी गरम पेट्रोल आजा मेरे। अनवर साहब ठंडी लस्सी गरम सॉरी मैं कुछ और कहना चाह रही थी, मुंह से निकल गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से ये पोर्शन जरा हमने ठंडा डिजाइन किया है ताकि लोगों को गर्मी की शिद्दत में ठंडक महसूस हो। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और नॉर्मल लाती हैं अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं जरा सुन ले। जी बताएं। पाकिस्तानी लड़की अपने शौहर की खूबसूरती को छुपाने के लिए उसे बुर्का पहनाकर होटल ले गई, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। वैसे यार इन औरतों की भी समझ नहीं आती कि बंदों के ऊपर इतना जुल्म अच्छा नहीं होता। मतलब उसको बुर्का पहना रही है, खुद बुर्का पहन के चली जाए ताकि किसी को पता नहीं चले ये तुम्हारा शौहर है। पहले खामंद बीवियों को कहते थे कि बुर्का कर, अब बीवियां कह रही होती हैं जानू बुर्का पहन लो, किसी लड़की की तुम पे गलत नजर न पड़ जाए। ये लड़की तो खूबसूरती छुपाने के लिए बुर्का पहना के लेके गई ना, चाची ना चाचे की बदसूरती छुपाने के लिए चाचे को बुर्का पहना के लेके जाती है।
चाचा तो एक दिन ना टोपी वाला बुर्का पहनकर ना सड़कों पे भागा जा रहा, लोगों ने पूछा ये क्या, कह रहा स्पाइडरमैन। वैसे तो बुर्का एवेंजर होता है ना, तो चाचा बुर्का पहने तो बुड्ढा एवेंजर होता है। एक दिन चाचा गटर के ऊपर से गुजरा, बुर्का गटर के ऊपर ही रह गया, चाचा गया। लोगों ने चाची से पूछा कि चाचा किधर है, कहती पता नहीं, अंदर को अपना सामान लेने गया। अगली खबर क्या है? ब्राजील में बदकिस्मत चोर रात को चोरी करने के बाद लिफ्ट में फंस गया। सुबह जब लिफ्ट चली तो पुलिस ने धर लिया। इसने जो चोरियां की है ना, मामूली मामूली सी, अपनी बुढ़ी दे पर्स चो पैसे काट ले। चाचा इससे भी घटिया चोरी करता है। रेडी तो अमरूद चुक लिया, बच्चे दे हाथों टॉफी खो ली, बूटां दे तस्मे काट ले। इसने किसी का कुत्ता उठा लिया और उसको अपने बुरके के अंदर कर लिया। अब कुत्ता भौंके तो लोग देखे, जो भी चाचा की तरफ देखे तो कुत्ते की आवाज को चाचा सिंक करता था। कुत्ता करे वाव वाव। और चाचे ने तो एक दफा ना खुसरे का बैग ही चोरी कर लिया। खुसरा बता रहा है। हाँ। ये आपकी इन जुल्फों का कमाल है जो खुली हुई है ना मेरी तरह। वो अलहदा बात है कि आप बाल ना शैम्पू से धोती हैं। हाँ। चाचे ने तो कच्ची लस्सी भी नसीब नहीं होती। चाचा कहता ना सर, जो चाची ने एक दफा लस्सी के साथ धो दिया, चाचे ने निचोड़ के तो आधा गिलास बना लिया। आगे चलेंगे। साबका वजीर आला सेन कायम अली शाह बेध्यानी में किसी और का बैग लेके जहाज से उतर गए। अच्छा, नाम उनका कायम है और उनका एक भी हवास जो है वो कायम नहीं है। विक्की जी शुक्र है बैग लेके उतरे किसी और का, बेगम नहीं। आजकल शहीद नहीं है। हाँ, सही बात ऐसे है। बंदे का कोई पता नहीं, बेगम उतर के गई है, हमारी हम नहीं वापस करेगा। कायम अली शाह तो इतने पुराने, जब इस दुनिया में पहाड़ भी नहीं उगे थे तो ये आ गए थे, बल्कि घास भी नहीं थी, ये मौजूद थे। और जब ये वजीर आला थे ना, उस वक्त दुनिया में कोई नामो निशान तक नहीं होता था, ये अकेला वजीर आला था। खुद ही अपने आप को वोट देता था और खुद ही कामयाब हो जाता था, अल्लाह, और खुद ही सो जाता और खुद ही कहता कैम हो कैम हो। तो कैम की गल है ना। अल्लाह, क्या बात है। और कायम अली शाह साहब तो दरबार ते गए ने ते वापसी ते गड्डी भुल गए, और गड्डी भुल गए ने लेकिन लंगर लेना नहीं भुले उत्थे। अच्छा, लंगर ਦੇ ਏਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। चंगेज खान को एक दफा एक बंदे ने पूछा कि आपने दुनिया में किसी आदमी को जिंदा भी छोड़ा? हाँ। उसने कहा जी हाँ, एक को छोड़ा। कौन? उसका नाम कायम अली शाह। आगे चलेंगे। चलो जी। ओए नहीं, न्यूज के लिए। अब देखिए आगे है कि ये अरे नहीं, न्यूज। निर्मल तू बोल ना अपनी खबर। ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट अमले ने दूध के गैलन साथ ले जाने से मना किया तो चीनी मुसाफिर ने वहीं दूध पीकर गैलन खाली कर दिए। ये कोई चाइना का गुजर है जिसने फौरन रिएक्ट कर लिया और इसने कह दिया कि छोया फोया ना छोया छोया फोया। जो भी एरोस्टेस आके पूछती होगी कि सर आप क्या लेंगे, छोया फोया। मैं पहले पाटन वाला आया तो चाचा भी एक दफा ना एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। क्यों? तो उन्होंने कहा आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है, हाँ। ज्यादा पैसे लगेंगे, सारे कपड़े ना पहनकर तो वहां घूमने लग गए। एडे एडे मोटे पित्ते दे दाने निकल आए सन। और फिर वो गाना भी चलता होगा ना, दाने पे दाना, दाने पे दाना। ओ दाना दाने पे दाना दाना, ओए चाचा पाटा पुराना, ओए एडा पाटा पुराना, नहीं ए दे जे आना, ओए हो। अच्छा, और चाचा इतना शैतान है कि लोगों के ना खाने चुक के खा लेता है। जब लोग गुस्से से देखते हैं ना तो आगे से कहता है देखो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब कि आपने वक्त निकाला, हमें अपनी मौसीकी से लुत्फ अंदोज किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, इत्तेफाक से पहली मरतबा ऐसे शो में आया हूँ और वाकई मैंने रियली बहुत इंजॉय किया। रियली? जी हाँ। थैंक यू।
अर्रेज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो वैसे ही दोस्त हैं, हम लोग मिलते रहते हैं, मगर पहली मर्तबा आज ऐसे आपको जाना, आपके बारे में सुन के बड़ा अच्छा लगा। आपकी बातें बड़ी मीठी मीठी थी, बड़ी चंचल थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग, हम ड्रामेबाजियाँ भी करते हैं, रुलाते भी हैं लोगों को, क्योंकि हमेशा सैड कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सीरियस एक्टिंग से ज़्यादा हंसाना मुश्किल है, और किसी को हंसाना ये सदका जारी है जो आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कान बिखरना। तो ये जो मुस्कान आप लोग बिखेरते हैं, इसके लिए क्रेडिट गोज टू द होल इंटायर टीम ऑफ GNN। क्लैपिंग फॉर दैट। एक खूबसूरत सा गीत सुनने के लिए मैं दावत दूंगी निर्मल रॉय को कि यहाँ पर आए और हमें गाना सुनाए।